नमस्ते। जैसा आपको पता है डीप ओशन मिशन अभी न्यूज में रहा, इसलिए नहीं कि ये मिशन अभी जारी हुआ, ये मिशन तो बहुत पहले आ चुका है, पर ये अभी न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि इस मिशन की एक बैकग्राउंड में जो चीज है वो अभी हाल ही में चर्चा में रही। अभी भारत को लाइसेंस मिला है डीप सी माइनिंग के लिए, और वो लाइसेंस कहां दिया गया है, किस क्षेत्र में दिया गया है, वो क्यों भारत के लिए महत्वपूर्ण है, उन सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे। और डीप ओशन मिशन के बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे कि किस तरह का ये मिशन है, इसमें भारत जो है किस तरह से आगे बढ़ा है, क्या क्या उपलब्धि प्राप्त कर चुका है भारत, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अब सबसे पहले तो डीप ओशन मिशन की हम चर्चा क्यों कर रहे हैं वो बैकग्राउंड देखिए। अभी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सितंबर 2025 में, सितंबर 2025 में इंडिया को लाइसेंस दिया गया है डीप सी माइनिंग के लिए। माइनिंग तो नहीं, माइनिंग के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए, कि डीप सी माइनिंग तो आगे फ्यूचर में होगी। अभी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि गहरे महासागरों में कौन से खनिज हैं उनकी खोज की जाए। खोज करने के लिए भी हमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुमति चाहिए होती है, और वो अनुमति भारत को मिली है कहाँ? कार्ल्सबर्ग रिज वाले क्षेत्र में। तो भारत को एक लाइसेंस दिया गया है कार्ल्सबर्ग रिज में, और ये लाइसेंस देने वाला कौन है? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी। अब ये इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी किसके अंतर्गत आती है? तो ये आपने सुना होगा, यूएन क्लॉस, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। इसी के अंतर्गत ये यूएन की एक प्राधिकरण है जो कि परमिशन देता है या लाइसेंस देता है डीप सी माइनिंग में एक्सप्लोरेशन करने के लिए। अभी तक माइनिंग कहीं पे स्टार्ट नहीं हुई है, अभी सभी जगह ये चल रहा है कि गहरे महासागर में किस तरह के खनिज है उनकी खोज की जाए, अभी सिर्फ ये चल रहा है। तो भारत को खोज करने की अनुमति मिली है कार्ल्सबर्ग क्षेत्र में, कार्ल्सबर्ग रिज वाले क्षेत्र में। इस रिज को ही हम कटक कहते हैं। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में आप पहले कर चुके हैं कि कटक क्या होती है, चर्चा करेंगे अभी। भारत पहला ऐसा देश माना जा रहा है जिसको इस तरह की कोई परमिशन मिली है, खास तौर पर इंडियन ओशन में इस तरह की परमिशन मिली है। ऐसा प्राप्त करने, लाइसेंस प्राप्त करने वाला भारत पहला देश बन चुका है। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जिसने ये लाइसेंस दिया है, उसने हमें अभी फिलहाल पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स जो होते हैं, जिनको आप शॉर्ट में कह सकते हो PMS, पॉली मतलब बहु, मेटालिक मतलब धात्विक, और सल्फाइड्स जो हैं वो हम यहाँ पे खोजेंगे या भारत खोजेगा, उसकी अनुमति हमें मिली है। सबसे पहले कार्ल्सबर्ग रिज कहाँ पर है, किस जगह स्थित है? तो कार्ल्सबर्ग कटक जो है, सोमाली प्लेट, अफ्रीका की जो एक प्लेट है सोमाली, और भारतीय प्लेट, इंडियन प्लेट, इंडियन और सोमाली प्लेट का जहां डाइवर्जेंस हो रहा है, आपको पता है भारतीय प्लेट जा रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो यहां अपसरण हो रहा है दोनों प्लेटों का, और इसी डाइवर्जेंस वाले जोन में बनी हुई है कार्ल्सबर्ग रिज, जो मेनली है अरब सागर में, अरेबियन सी में, और हिंद महासागर के इंडियन ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है। यहां अभी हमें लाइसेंस मिला है। ये लाइसेंस खनन के लिए नहीं मिला, किसके लिए मिला है? खोज के लिए। किसकी खोज? एक्सप्लोरेशन किसका करेंगे? PMS का, पॉलीमेटालिक सल्फाइड। अब हम ये खोज क्यों कर रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या चल रहा है, डीप सी माइनिंग क्या होती है, इसके क्या प्रोस्पेक्ट्स हो सकते हैं, भविष्य में इसके क्या लाभ हो सकते हैं, बहुत शॉर्ट में पहले उसके बारे में चर्चा करते। अभी तक जो है, आज तक मानव खनन करता आया है स्थलीय भागों में, और जहां स्थलीय भाग खत्म होता है, आपको पता है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, महाद्वीपीय शेल्फ के बाद कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ब्रेक आता है, फिर तीव्र ढाल आता है, उसके बाद महासागर की गहराई शुरू होती है। तो गहरे महासागर में लगभग 6000 मीटर की गहराई तक, जहां महासागर का तल है, बेड है ओशन का, वहां बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जिनके बारे में अभी तक मानव को इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, क्योंकि इतना गहराई में जाना ही संभव नहीं है। अच्छा, तो डीप सी माइनिंग में किस तरह की माइनिंग आती है, गहरे महासागर के खनन में किस तरह का खनन और किस तरह की खोज सम्मिलित की जाती है? तो उसमें क्राइटेरिया ये सेट किया गया है कि 200 मीटर गहराई के नीचे जो भी खनन या फिर जो भी खोज वगैरह होगी वो सब किस में आएगी? डीप सी माइनिंग में आएगी। अब ये जो महासागर का तल है, यहाँ बहुत सारे विविध प्रकार के, बहुत सारे टाइप्स के मिनरल्स है और मिनरल के सोर्सेस हैं, खनिजों के स्रोत हैं। अब महासागर का ये जो तल है, यहाँ लाखों वर्षों से
इस तरह के छोटे छोटे चट्टानी टुकड़े जो है वो इकट्ठे हुए हैं और आपको पता है चट्टानों में ही खनिज मिलते हैं, खनिज प्राप्त होते हैं। तो यहाँ गहरे महासागर में इस तरह के आलू के आकार के टुकड़े हैं, पत्थरों के, चट्टानों के। इन चट्टानी टुकड़ों में पाए जाते बहुत सारे खनिज और इन्हीं चट्टानी टुकड़ों को क्या कहा जाता है? इन्हीं को कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहा जाता है इनको, जिनसे खनिज प्राप्त होते हैं। अब कौन कौन से खनिज इनसे प्राप्त हो सकते हैं? इनसे प्राप्त हो सकते हैं कॉपर, कोबाल्ट, निकल, इनसे मैंगनीज प्राप्त हो सकता है और इनसे प्राप्त हो सकते हैं सल्फाइड्स वगैरह भी। तो बहुत सारे तरह के खनिज यहां से प्राप्त किए जा सकते हैं। ये सब खनिज किसके लिए उपयोगी हैं? ये जो भी मिनरल्स हैं किसके यूज में आएंगे? ये यूज में आते हैं बैटरीज वगैरह या रिन्यूएबल एनर्जी के कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, नवीकरणीय ऊर्जा के कई सारे जो अवसंरचनाएं हैं उनके निर्माण में ये खनिज योगदान करेंगे। तो इसीलिए अगर हमें आगे और विकास करना है तो इस तरह के खनिजों की हमें भी आवश्यकता होगी, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई देश हैं और कई सारी कंपनीज हैं जो इस तरह के खोज कर रही है और हम भी, भारत भी इसमें पीछे ना रहे, इसलिए भारत भी इसी तरह की खोज कर रहा है। अब डीप सी में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो होते हैं, पीएमएन, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इन पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के अलावा और कहां कहां पर हमें खनिज मिल सकते हैं? तो जहां कटक वाला क्षेत्र है, रिज, महासागर में जहां कटक बनी होती है वहां ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं काफी ज्यादा, तो वॉल्केनिक इरप्शन वाले रीजन, कटक वाले क्षेत्र और ऐसे क्षेत्र जहां से गर्म पानी निकल रहा है नीचे से, ऐसे क्षेत्र जहां से खनिज युक्त गर्म जल निकल रहा है, उनको कहते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट्स। हाइड्रोथर्मल वेंट, जल तापीय आप कह सकते हो इनको, वेंट या फिर खुले हुए कुछ भाग है जहां से गर्म जल निकल रहा है, वहां पे भी खनिज प्राप्त होते हैं। तो एक तो महासागर के तल में पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स में, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जहां पे है, जहां इस तरह की रिजेस बनी हुई है अपसारी प्लेट किनारों पर, जहां कटक बनी हुई है, वहां पर ये सारे खनिज प्राप्त हो सकते हैं। इन खनिजों को ही प्राप्त करने के लिए या इनकी खोज करने के लिए भारत सरकार लेकर आई थी डीप ओशन मिशन। और ये डीप ओशन मिशन जो है ये 2021 से 2026 तक की इसकी अवधि है और इसका बजट जो है ये क्रमबद्ध रूप से फेज्ड मैनर में धीरे धीरे डेवलप होगा ये प्रोजेक्ट। ये एक साथ सारा बजट नहीं दिया गया, ये भी फेज्ड मैनर में दिया गया है। लगभग 4077 करोड़ का बजट जो है सरकार ने पारित किया इसके लिए 2021 से 26। अभी हम 2025 में चल रहे, 25 की भी एंडिंग होने वाली है। इसका मतलब काफी कुछ हो चुका होगा डीप ओशन मिशन में, कुछ तो हमने सफलताएं प्राप्त की होंगी, कोई अचीवमेंट्स रहे होंगे। क्या वो अचीवमेंट्स हैं उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे आज कि क्या क्या हम हासिल कर चुके हैं। अभी ये जो डीप ओशन मिशन है और ये गहरे महासागर में खनन के लिए है, इसको लेकर कौन सी मिनिस्ट्री आई है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। जिस समय 2021 में ये मिशन लाया गया उसी समय यूनाइटेड नेशन ने उस पूरे दशक को 2021 से 30 तक का जो दशक है उसे यूएन ने डिक्लेयर्ड किया डिकेड ऑफ ओशन साइंस, महासागरीय विज्ञान का दशक उसको घोषित किया था। और उसी समय भारत ने भी महासागर से संबंधित मिशन जारी किया। 2021 में ही क्यों किया? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसी तरह की बातें चल रही थी महासागरीय विज्ञान से संबंधित। दूसरी आपने नाम सुना होगा एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास के जो उद्देश्य है उसमें से गोल नंबर 14 जो है उसके साथ भी हमारा ये जो ओशन मिशन है ये अलाइन होता है। उसके भी संदर्भ में हम इस पे चर्चा कर सकते हैं। या हमारे जो एसडीजी का गोल नंबर 14 है वो है क्या? शॉर्ट में अगर देखें ये गोल नंबर 14 में है कि महासागर के निचले भाग में, मतलब पानी के नीचे जो जीवन है उसको किस तरह से हम संरक्षित करें, उसके बारे में एसडीजी गोल नंबर 14 है। तो डीप ओशन मिशन का बैकग्राउंड कहां से तैयार होता है? यूनाइटेड नेशन का डिकेड, कौन सा? डिकेड ऑफ साइंस, ओशन साइंस, महासागरीय विज्ञान का दशक, और दूसरा एसडीजी का गोल नंबर 14। फिर हमारी इंडियन गवर्नमेंट का न्यू इंडिया का एक मिशन है, हम एक नए भारत की ओर जा रहे हैं और न्यू इंडिया मिशन के अंतर्गत
उसमें ब्लू इकोनॉमी की बात चल रही कि हमें जो है नीली अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा देना है अगर भारत में हम बड़े स्तर पर विकास देखना चाहते हैं भविष्य में। तो इसीलिए ये मिशन लाया गया है। अब इस मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? इस मिशन का उद्देश्य है कि गहरे महासागर में जीवित और निर्जीव दोनों प्रकार के जो महासागरीय संसाधन हैं उनकी खोज भी करना और उनको किस प्रकार से हम संधारणीय उपयोग कर सके, सस्टेनेबल तरीके से हम उसका यूज कर सके ताकि हमारी नीली अर्थव्यवस्था को, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। ये टारगेट के साथ ये मिशन लाया गया था। इस मिशन में अभी तक काफी कुछ अचीवमेंट्स हम हासिल कर चुके हैं। क्या अचीवमेंट्स हैं वो देखेंगे। उससे पहले मिशन जो आया था इसके 6 घटक रहे हैं, 6 कंपोनेंट्स। 6 कंपोनेंट्स में मिशन का क्या उद्देश्य है, क्या क्या करना चाह रहे हैं हम इसके अंतर्गत, वो देखिए। सबसे पहले तो गहरे समुद्र में खनन और मानव युक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों या टेक्नोलॉजी जो है उसका डेवलपमेंट करना हमारा सबसे पहला भारत सरकार का टारगेट था और ये हम अचीव कर चुके हैं। तकनीक का विकास, प्रौद्योगिकी का विकास, ताकि डीप ओशन माइनिंग हो सके और पनडुब्बी भी बनानी, सबमर्सिबल। तो सबमर्सिबल ऑलरेडी गवर्नमेंट ने बनवा, मतलब हमारे बन चुका है भारत का, उसकी टेस्टिंग भी हो गई है। और वो सबमर्सिबल किसके अंतर्गत बना, कौन से प्रोजेक्ट के अंतर्गत, वो आपको बताती हूँ यहाँ थोड़ा सा। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है हमारा तकनीकी विकास या प्रौद्योगिकी का विकास, इसके अंतर्गत समुद्रयान नाम का प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई और समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी जो है उसका विकास किया। तो मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी बन चुकी है। उस पनडुब्बी की टेस्टिंग भी हो गई, ड्राई टेस्टिंग हो गई, वेट टेस्टिंग हो गई। ये पनडुब्बी क्या करेगी, क्या महत्व है इसका, तो इसके नाम के साथ जो 6000 जुड़ा हुआ है उसका ये मतलब है कि इस पनडुब्बी के माध्यम से हम महासागर में कितना गहराई तक जा सकते हैं, 6000 मीटर की गहराई तक, मतलब 6 किलोमीटर गहराई तक जाया जा सकता है। प्लस इसमें पनडुब्बी अंदर की तरफ बनाएंगे, इस तरह की बनाएंगे जो कि गहरे महासागर में जा सके। तो आपको पता होगा डीप ओशन में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है पानी का, तो ये पनडुब्बी जो है समुद्र तल के ऊपर जितना दाब होता है उससे 600 गुना अधिक दाब को सहने की क्षमता रखती है। तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पनडुब्बी बनाई है, टाइटेनियम अलॉय से, मिश्रित धातु जो है टाइटेनियम उससे बनाई गई है। ये क्या करेगी पनडुब्बी, 6000 मीटर की गहराई तक ये 3 इंडिविजुअल्स को, 3 व्यक्तियों को नीचे ले जा सकती है गहरे महासागर में। और ये जो है इस पनडुब्बी के बारे में भी थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो प्रौद्योगिकी विकास में एक तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी बन चुकी है पनडुब्बी, सबमर्सिबल जिसको कहते हैं इंग्लिश में। उसके अलावा खनन के लिए आपको पता होना चाहिए कि महासागर में खनिज कहाँ कहाँ है। खनन करने से पहले तो ये पता लगाया जाता है कि खनिज मिल कहाँ रहे, और मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए भी हमने बढ़ोतरी की है, हमारा विकास हुआ है आगे। इस प्रोजेक्ट में हम आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि हमें लाइसेंस मिल चुका है खनन के लिए, खनिजों की खोज के लिए। खनन के लिए तो नहीं मिला, खनिजों की खोज के लिए हमें ऑलरेडी लाइसेंस मिल गया है। तो कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पर। महासागर में इस DOM या डीप ओशन मिशन का दूसरा ऑब्जेक्टिव है जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं को उपलब्ध करवाना। महासागर में या तटवर्ती क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, किस तरह से हम जलवायु परिवर्तन के प्रति अडेप्टेशन या अनुकूलन जो है वो करें, किसी भी चीज का, व्यक्ति का हो चाहे जीव जंतुओं का, उसके बारे में सलाह देने के लिए भी ये मिशन जो है कुछ अनुसंधान कर रहा है कि किस तरह के ओशन में क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, उसके बारे में भी पता लगाया जाएगा। क्या पता लगाया वो आगे देखेंगे। अभी गहरे समुद्र में जैव विविधता होती है, बायोडाइवर्सिटी, उस जैव विविधता की खोज और संरक्षण ये करना भी टारगेट है किसका, इस मिशन का। दूसरी तरफ गहरे समुद्र का सर्वेक्षण करना, अन्वेषण करना, सर्वे करना, फाइंड आउट करना, एक्सप्लोरेशन करना कि गहरे महासागर में क्या क्या उपलब्ध है, चाहे वो जीव जंतुओं की प्रजातियां हो चाहे वो खनिज हो, सबके बारे में पता लगाना भी इस मिशन का एक ऑब्जेक्टिव है या एक घटक है। महासागर से ऊर्जा और ताजा पानी का उत्पादन, फ्रेश वाटर
डेवलप करना या फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करना, ये भी एक टारगेट है। तो इस मिशन के अंतर्गत ये लक्ष्य किया गया है कि डीसैलिनेशन प्लांट जो होता है वो स्थापित करेंगे। मतलब समुद्र का पानी खारा होता है, उसे मीठे पानी में परिवर्तित करने की जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप किया जाएगा, और वो जो संयंत्र चलेगा वो भी पानी से ही चले, समुद्र के पानी से ही चले। वो इनका उद्देश्य है कि समुद्र का ही जल लेकर ऐसा कोई संयंत्र बनाया जाए जो कि समुद्र के खारे पानी को मीठा कर दे और फ्रेश वाटर की सप्लाई हो सके। फिर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन, ओशन में जो बायोलॉजी है, ओशन में जो जीव जंतु है उनको समझना, उनकी बायोलॉजी को समझना और उनके लिए एक सेंटर तैयार करना, स्टेशन तैयार करना, ये भी इस मिशन के मुख्य घटक में आता है। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। एक तो तकनीकी विकास करना है, किसके लिए? खनिजों की खोज के लिए, और दूसरी चीज पनडुब्बी बनानी है लोगों को अंदर तक ले जाने के लिए। क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इसमें बात हो रही है, बायोडाइवर्सिटी की इसमें बात हो रही है कि समुद्र की जैव विविधता की न सिर्फ हम खोज करें, उनको संरक्षण भी उपलब्ध करवाए। वाटर की, फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी इंश्योर हो, ये भी हमारा टारगेट है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो बायोलॉजी के लिए स्टेशन बनाना है, ये भी टारगेट है। तो इस तरह की 6 घटकों के साथ ये पूरा मिशन लाया गया है। इनमें से काफी सारे कंपोनेंट्स के ऊपर काम हो चुका है, काम चल रहा है। क्या क्या है कंपोनेंट्स जिन पे काम हो चुका है, उपलब्धि क्या प्राप्त की है, वो देखिए। सबसे पहले 2022 में, 21 में प्रोजेक्ट आया था, 2022 में ओशन मिनरल एक्सप्लोरर नाम का एक एक्सप्लोरर, मतलब एक व्हीकल है, और ये वाहन है एक जो कि अंदर जाता है समुद्र में और खोज करता है। एक्सप्लोरर का मतलब ही है खोज करने वाला। तो इसने खोज की है मध्य हिंद महासागर बेसिन में, जिसे कहते हैं सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इसने खोज की है और इसने पता लगाया है पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स का। अभी मैंने आपको बताया पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं, उसमें से इसने किसको फाइंड आउट किया है? मैंगनीज के नोड्यूल्स की फाइंड आउट किए। कितनी गहराई में? लगभग 5000 मीटर की गहराई में। और ये जो खनिज समृद्ध क्षेत्र है, यहां तक कैसे पहुंचा गया, कैसे इसको ले जाया गया? तो आपको पता है कोई भी वाहन वगैरह गहरे महासागर में जब भेजना हो तो पहले जहाज आदि के माध्यम से उसको ले जाया जाता है जहां गहराई ज्यादा होती है समुद्र की, और फिर उसको नीचे भेजा जाता है। तो इस एक्सप्लोरर को नीचे भेजने के लिए या एक्सप्लोरेशन के लिए भेजने के लिए एक पोत का या एक जहाज का यूज किया गया। उस जहाज का नाम है सागर निधि। सागर निधि नाम का जो पोत है या जहाज है, ये एक वेसल है या एक शिप वगैरह है जिसका यूज किया जाता है ओशन में एक्सप्लोरेशन के लिए। और उसी ने, सागर निधि ने ही ले जाकर और इसको डीप ओशन में एक्सप्लोरेशन के लिए ओशन मिनरल एक्सप्लोरर 6000, जिसको शॉर्ट में कहते, इसको समुद्र में डाला और वहां से ये पता चला खनन के बारे में, खनिजों के बारे में, पॉलीमेटालिक मैंगनीज नोड्यूल्स के बारे में। आगे देखें, यहां जो मैंने आपको बताया सागर निधि के लिए अनुसंधान के लिए जो पोत उपयोग में लिया गया वो कौन सा है? सागर निधि। और इसके माध्यम से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के वितरण के कहां पे हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कितनी गहराई पर है और समुद्र में उस जगह किस तरह की जैव विविधता है, उसका आकलन किया गया। लगभग कितने क्षेत्र में? 14 किलोमीटर क्षेत्र में यह सर्वेक्षण हुआ। तो अब अगर हम यहाँ बैकग्राउंड देखें तो 2022 से ही काम चल रहा है। 2021 में आया हमारा मिशन शुरू हुआ। फिर 2022 में कौन सा आया? ओशन मिनरल एक्सप्लोरर 6000। किसने भेजा? सागर निधि के माध्यम से आगे गया और इसने क्या खोजा? सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में किसके बारे में? मैंगनीज के जो नोड्यूल्स है उनके बारे में पता लगाया। कितने क्षेत्र में? 14 स्क्वायर किलोमीटर। कितनी गहराई? लगभग 5000 मीटर की गहराई, लगभग आप कह सकते हो। तो ये 2002 में ही हुआ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भी कार्य चलता रहा, जो 2024 में भी, 2025 में भी, पूरा जो वर्ष है 2025 का, उसमें बीच बीच में बहुत सारी उपलब्धियां हमने प्राप्त की हैं। अब 2024 में क्या हुआ वो भी देखिए।
यहां तक तो हम देख चुके हैं प्रमुख उपलब्धियां। उसके बाद 2024 में खनिजों की खोज की गई। अंडमान सागर में लगभग इतने मीटर गहराई पर, लगभग 1100 मीटर की गहराई पर 100 किलोग्राम कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट रिच खनिज में कोबाल्ट भी एक प्रमुख खनिज है, और कोबाल्ट से संपन्न पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए। और ये इकट्ठे करने का पर्पस था उनको चेक करना, उनकी खोज करना, उनको स्टडी करना। तो पता लगाया गया है कि अंडमान सागर में इस तरह के कोबाल्ट रिच नोड्यूल्स हैं। जबकि मैंगनीज के कहाँ मिले? सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। तो इसके बारे में 100 किलो कोबाल्ट रिच पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स प्राप्त हुए। तो देखिए 2024 में जो उपलब्धि हुई वो है कोबाल्ट प्राप्त हुआ। कोबाल्ट नोड्यूल्स कहां, कितने किलो? 100 किलो। कहां से? अंडमान सागर से, अंडमान सागर से प्राप्त हुए। अब जो कुछ होगा 2025 में होगा। तो 2025 की जब शुरुआत हुई जनवरी फरवरी के महीने, उस समय जो मैंने आपको पनडुब्बी बताई मत्स्य 6000 नाम की, मत्स्य 6000 नाम की जो पनडुब्बी है, इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हुई और ये सक्सेसफुल मानी गई, क्योंकि ये टेस्टिंग में सफल हो गई। परीक्षण किया गया इसका जनवरी फरवरी 2025 में। उसके बाद ये पनडुब्बी जो है, अभी आपको मैंने बताया मानव युक्त पनडुब्बी है। ये कितने लोगों को ले जा सकती है गहरे महासागर में? 3 लोगों। तो लोगों की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए नीचे पनडुब्बी में बैठकर जाने की, प्रेशर को झेलने की और वो सारी चीजों की। तो इसीलिए कुछ लोगों ने डीप डाइव किया। हमारे कुछ एक्वानॉट्स हैं जो गहरे समुद्र में जाकर और टेस्टिंग की, उन्होंने डाइविंग की टेस्टिंग की, और ये किया गया अगस्त 2025 में। इसके अंतर्गत हमारे जो कमांडर हैं वो गए नीचे की तरफ, एक और उनके साथ सदस्य गए। इसमें हम अकेले नहीं गए, हमने कोलैबोरेशन किया फ्रांस के साथ। तो फ्रांस की पनडुब्बी में गए थे, अभी मत्स्य वाली पनडुब्बी के साथ नीचे नहीं गया है कोई। तो अगस्त में ये हुआ और सितंबर में हमें मिला लाइसेंस। कितने एरिया में लाइसेंस मिला, कौन नीचे गया, क्या हुआ, वो अभी यहाँ पे क्रम से देखते हैं। तो आप देखिए सबसे पहले 100 किलो कोबाल्ट रिच नोड्यूल्स मिले। नोड्यूल्स रियल में दिखते कैसे? इस तरह के दिखते हैं, पत्थर जैसे होते हैं, छोटे छोटे आलू के आकार के, इनमें से प्राप्त होते हैं खनिज। तो ये नोड्यूल्स का पिक्चर है। अब नोड्यूल्स वगैरह प्राप्त करने के बाद मत्स्य 6000 नाम की स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी जो है ये विकसित तो हो ही गई। इसका सफलतापूर्वक क्या किया गया? परीक्षण किया गया, जो कि समुद्र की सतह से कितना? 6000 मीटर की गहराई तक 3 व्यक्तियों को ले जा सकती है। और ये पनडुब्बी झेल सकती है कितना दाब? जितना समुद्र तल पे दाब होता है उससे 600 गुना ज्यादा दाब को ये सह सकती है। किससे बनी हुई है? टाइटेनियम से। तो यहां देखिए ये पनडुब्बी इस तरह की सी दिखती है। और इस पनडुब्बी में अगर देखा जाए ये क्या करेगी? बायोडाइवर्सिटी असेसमेंट करेगी और संसाधनों के बारे में खोज करेगी नीचे जाकर ये पनडुब्बी। और ये पनडुब्बी जो है ये 12 घंटे तक लगातार चल सकती है। कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो, आपातकालीन स्थिति, तो उस स्थिति में 96 आवर्स तक भी चल सकती है। तो ये डीप ओशन मिशन के समुद्रयान प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाई गई है। तो ये पनडुब्बी बनकर तैयार है, टेस्टिंग भी हो गई फाइनली। इसके बाद अब लोग जो है वो ट्रायल करने हैं। तो जिन लोगों ने ये ट्रायल किया और डीप डाइव किया गहरे महासागर में, गोताखोरों ने गोता खा के देखा कि वो कितना गहराई तक जा सकते हैं और किस पनडुब्बी में गए, वो भी आपको ध्यान होना चाहिए। तो अगस्त 2025 में एक्वानॉट्स जो होते हैं, कमांडर जितेंद्र पाल सिंह और श्री राजू रमेश, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। ये लोग गए और इन्होंने फ्रांसीसी पनडुब्बी का यूज किया जिसका नाम है नॉटिल। नॉटिल पे सवार होकर ये अभी हिंद महासागर में नहीं की इन्होंने डाइव, कहाँ किए? अटलांटिक महासागर में। कितने मीटर की गहराई तक? 5000 मीटर की गहराई तक इन्होंने सफलतापूर्वक जो है वो गोताखोरी की है गहरे महासागर में। यह भी एक सफलता का परिणाम है कि मतलब एक तरह से आप मान सकते हो इतने सालों तक की ट्रेनिंग वगैरह के बाद इन्होंने डाइविंग की है और उसमें भी हमने सफलता प्राप्त की है। तो इस पूरे मिशन में जो लक्ष्य था, क्या क्या उपलब्धियां हमने प्राप्त कर ली है उसमें, अब 2026 में तो हमें और भी उपलब्धियां हासिल करनी है, क्योंकि 2026 में इस मिशन की अवधि
समाप्त होगी। इसके अलावा इसके बाद क्या हुआ, लाइसेंस प्राप्त हुआ हमें। कहाँ लाइसेंस प्राप्त हुआ? अच्छा, पनडुब्बी में जिन्होंने गोताखोरों ने गोताखोरी की उनके देखिए फ्रांस की नौटाइल नाम की या नौटिल नाम की जो पनडुब्बी है उसका उपयोग किया गया। और ये देखिए जितेंद्र पाल सिंह, और ये उनका क्लोजअप फोटो। इन्होंने जाकर सक्सेसफुली जो है डीप डाइव किया अटलांटिक महासागर में। तो हम, और देखिए भारत का झंडा जो गहरे महासागर में, तो गहरे महासागर में भारत पहुंच चुका है और बगल में किसका झंडा है? फ्रांस का। इन सब उपलब्धियों के साथ भारत उन देशों में सम्मिलित हो चुका है जिनमें डीप ओशन मिशन या डीप ओशन माइनिंग, एक्सप्लोरेशन आदि की तकनीक विकसित हो चुकी है। भारत भी उनमें शामिल हो गया। उसमें सम्मिलित है यूएसए, उसमें है रशिया, चाइना, जापान, फ्रांस, और अब भारत भी उसमें सम्मिलित हो गया। अब इसमें देखें, मैंने जो आपको बताया 2001 में तो मिशन स्टार्ट हुआ था, मिशन आया। 2022 में क्या किया गया? इसका क्या फुल फॉर्म है? ओशन मिनरल एक्सप्लोरेशन। और ये किसके माध्यम से किया गया? सागर निधि नाम के एक जहाज को, पोत को उपयोग में लेते हुए ये एक्सप्लोरेशन किया गया। किसमें किया गया? सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में। क्या मिला यहां से? मैंगनीज नोड्यूल्स मिले। कितने किलो वर्ग किलोमीटर में? 14 वर्ग किलोमीटर। फिर 2024 में कोबाल्ट मिला। कहां से? अंडमान सागर से। कोबाल्ट रिच नोड्यूल्स मिले, 100 किलो वो निकाले गए और उनकी टेस्टिंग वगैरह चल रही है। 2025 में बहुत कुछ हुआ। जनवरी फरवरी में मत्स्य 6000, इसकी टेस्टिंग हुई। अगस्त में क्या हुआ? गोताखोर जो है उन्होंने डाइव किया, सक्सेसफुल डाइविंग आप कह सकते हो इसको, सक्सेसफुल डाइविंग। तो आपके पनडुब्बी की टेस्टिंग भी हो गई, डाइविंग की भी टेस्टिंग हो गई सक्सेसफुल। और किन लोगों ने ये डाइविंग की अटलांटिक ओशन में? जितेंद्र पाल सिंह और राजू रमेश, इन दोनों ने ये डाइविंग की। और सितंबर में हमें मिला लाइसेंस। और ये लाइसेंस जो है, क्या भारत को इस तरह का लाइसेंस पहली बार मिला है या पहले भी कभी हम इस तरह के लाइसेंस प्राप्त कर चुके? और ये लाइसेंस कहां मिला है और किसके लिए मिला है? ये मिला है पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के लिए, सल्फाइड्स की खोज के लिए। और कहां दिया गया है? कार्ल्सबर्ग रिज वाले क्षेत्र में, कार्ल्सबर्ग कटक वाले क्षेत्र में। इससे पहले हमें ये तो लाइसेंस मिला हमें 2025 में। देने वाला कौन है? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी। इससे पहले हमें 2016 में लाइसेंस मिला था। 2016 में जो लाइसेंस मिला था वो भी पॉलीमेटालिक सल्फाइड्स के लिए ही मिला था, उनकी खोज के लिए। और वो मिला था इंडियन ओशन रिज वाले रीजन में, हिंद महासागर की जो कटक वाला क्षेत्र है वहां मिला इंडियन ओशन रिज, जिसमें चागोस कटक उसके आसपास वाला वो जो एरिया है इंडियन ओशन वाले रिज वाले क्षेत्र में मिला। इससे पहले भी हमें लाइसेंस मिला था सन 2002 में। ये लाइसेंस मिला था पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, कॉमन, कोई सल्फाइड वगैरह नहीं, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की खोज के लिए। और ये दिया गया था सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में, जो केंद्रीय या सेंट्रल, जो मध्यवर्ती जो हिंद महासागर का बेसिन है, वहां पे हमें ये लाइसेंस मिला था खोज करने के लिए। क्या लाइसेंस अनंत काल तक मिलता है? हम अनलिमिटेड टाइम तक ये खोज कर सकते नहीं, ऑब्वियसली लाइसेंस की भी कोई अवधि होती होगी। तो ये जो 2025 में हमें लाइसेंस मिला है ये वैलिड है, वैलिड अप टू 2031 तक। और ये 2016 में जो मिला था लाइसेंस वो वैलिड है 2027 तक। तो उसके बाद फिर हम खोज करनी अगर हमें होगी तो हमें वापस से लाइसेंस की आवश्यकता होगी। तो पूरा डीप ओशन मिशन में अभी तक की उपलब्धियों से मैंने आपको परिचित करवा दिया। उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी। अभी वापस से एक बार मैं आपको रिवीजन करवाती हूँ। ये सब तो आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, देख लीजिए। अभी आपको वापस से मैं बताऊं, ये जो पूरा मिशन है इसके पूरे अचीवमेंट्स का अगर हम चार्ट बना ले, जितनी भी उपलब्धियां हैं उनका चार्ट बना ले, तो उसको अगर देखिए आप यहाँ पे, सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, प्रौद्योगिकी या तकनीक के विकास में हमें क्या उपलब्धि हासिल हुई है, प्राप्त हुई है? मत्स्य 6000 नाम की पनडुब्बी बनकर तैयार है, गोताखोर भी बिल्कुल तैयार है।
फिर रिसोर्स कलेक्शन, क्या हमने संसाधनों को एकत्रित किया है? बिल्कुल एकत्रित किया है। कहां से? अंडमान सागर से। कितना? 100 किलो कोबाल्ट संपन्न जो कोबाल्ट रिच नोड्यूल्स हैं वो प्राप्त किए हैं। फिर जियोलॉजिकल डिस्कवरी, भूगर्भिक या भूवैज्ञानिक भी डिस्कवरी की गई है, खोज की गई है। इसमें क्या पता लगाया गया है? इसमें पता लगाया है कि सेंट्रल इंडियन ओशन में 2 एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। मध्यवर्ती जो हिंद महासागर है वहां 2 हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं। और आपको पता है पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स के साथ साथ मिनरल्स और कहां मिलते हैं? हाइड्रोथर्मल वेंट्स वाले रीजन में। तो जियोलॉजिकल डिस्कवरी हो गई है, भूगर्भिक आपके जो है खोज। क्लाइमेट से रिलेटेड जलवायु परिवर्तन भी तो इसका लक्ष्य है, उसको सही तरीके से पता लगाना। तो जलवायु से संबंधित क्या खोज की गई है? तो गवर्नमेंट ने अभी इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक वल्नरेबिलिटी मैप तैयार करवाया कोस्टल रीजन का, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो। तटवर्ती क्षेत्र के वो सभी स्थान जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित हो सकते हैं या हो रहे हैं, उनका एक मैप तैयार करवाया है सरकार ने, ताकि उस मैप के माध्यम से पता चले कि कौन से क्षेत्र ज्यादा संवेदनशील हैं। तो जलवायु के बारे में भी काम चल रहा है या हो चुका है। बायोडायवर्सिटी का सर्वेक्षण किया गया, जैव विविधता का सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या किया गया है? गोताखोरों ने या जो ओवरऑल हमारी जो मशीन वगैरह जाती है, जैसे OME 6000 या फिर सागर निधि, ये सब जाकर केवल खनिजों की ही खोज नहीं करते। ये क्या देखते हैं कि गहरे महासागर में कौन कौन से प्रकार के जीव जंतु हैं। तो उन जीव जंतुओं के भी सैंपल्स इकट्ठे किए गए हैं और ये पाया गया है कि हिंद महासागर में, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में डीप सी ऑर्गेनिजम्स मिले 1300 प्रकार के गहरे महासागर के जीव। उनमें से भी 23 ऐसे जीव हैं जो बिल्कुल नई प्रजातियां, इससे पहले कभी थी ही नहीं, वो जानकारी ही नहीं थी। तो इसीलिए नए जीवों की प्रजातियां सामने आ रही है। और इंटरनेशनल लेवल पे हमारा कोलैबोरेशन या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे हमने किसके साथ गठबंधन किया है? तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर क्या किया? अभी मैंने आपको बताया, नॉटिल के माध्यम से गोताखोरों को नीचे टेस्टिंग के लिए भेजा गया। फिर उसके अलावा हमने एक लाइसेंस जो है वो साइन किया है किसके साथ? इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के साथ। तो ये सारे अचीवमेंट्स है। ये मैं आपको जूम करके भी बता देती हूँ क्योंकि बहुत छोटा है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर इसके साथ हम इस तरह से इसके सारे डीप ओशन मिशन के पहलू जो है उनको हाईलाइट कर सकते। तो देखिए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में progress made in building a manned submersible Matsya 6000 for deep sea exploration. Second है resource collection, over 100 kg of cobalt rich polymetallic nodules collected from 1173 meter depth in Andaman Sea in 2024. Then geological discovery, identified 2 active hydrothermal vent fields in the central Indian Ocean. Then climate resilience, developed vulnerability map for coastal regions impacted by climate change. Then biodiversity survey, 6 marine cruises conducted by the Center for Marine Living Resources and Ecology, Kochi, surveying around 10 seamounts in the Arabian Sea and Bay of Bengal, collected and studied 1300 deep sea organisms, including 23 newly discovered species. तो ये परफॉर्म उनका जेनेटिक जो टेस्टिंग वगैरह है, जीनोम्स वगैरह, उनके ऊपर भी टेस्टिंग हुई है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हुआ है, इंडो फ्रेंच कोलैबोरेशन। NIOT का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओशन टेक्नोलॉजी। इसके 5 मेंबर्स की टीम पार्टिसिपेटेड इन फ्रेंच सबमर्सिबल नॉटाइल की डाइव में। MOU साइन हुआ है विद इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ऑफ US। तो इस तरह से बहुत सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए और डीप सी माइनिंग में आगे बढ़ने के लिए। अब इस प्रोजेक्ट का या इतनी सारी उपलब्धियों का केवल आर्थिक ही लाभ नहीं होगा, आर्थिक लाभ के साथ साथ ये पर्यावरण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि इसमें जलवायु परिवर्तन को भी समझेंगे और समुद्री जैव विविधता को भी समझने का और संरक्षित करने का प्रयास किया जाएगा। इन सब के साथ साथ आर्थिक पहलू, पर्यावरणीय पहलू, ये सब तो है। उसके अलावा भारत के लिए ये सामरिक महत्व भी रखता है,
क्योंकि अगर दूसरे देश इतना विकसित हो रहे हैं इसमें, इस तरह की तकनीक में, तो भारत भी विकसित हो तो अच्छा है, ताकि हिंद महासागर में भारत का सामरिक महत्व बना रहे। तो डीप ओशन मिशन और उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं अभी रिसेंट में जो न्यूज में रही, वो सब हमने चर्चा कर ली। धन्यवाद।